हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस की, और जैसा कि यहाँ पर रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर 5 का आपका रिवीजन चल रहा था। चैप्टर 5 जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो इसमें एसिड के बारे में पढ़ा, सॉल्ट के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ा। इंडिकेटर्स के टाइप देखे अलग अलग, जिसमें नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हुई, जहां पर आपने कहा लिटमस एक इंडिकेटर होता है जो कि लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लाइकन्स आपका क्या है? जब फंगई और एल्गी आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहां पर उसको लाइकन्स कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने क्या कहा कि जो आपका लिटमस होता है वो कलर चेंज शो करता है आपका किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पर या फिर आपका बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पर। ओके, इसके अलावा हमने टर्मरिक देखा, यानी कि हल्दी जो होता है, हल्दी भी आपका एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के साथ तो कोई कलर चेंज शो नहीं करता, यानी जो उसका पीला रंग रहेगा वो पीला ही रहता है। अम्लीय और उदासीन विलयन के कांटेक्ट में आने पर, वहीं पर अगर वो किसी क्षारीय विलयन के संपर्क में आता है तो उसका जो पीला रंग है वो इस प्रकार से लाल या फिर रेडिश ब्राउन यानी कि लाल भूरे रंग का हो जाता है। ओके, इसके अलावा चाइना रोज का एग्जांपल हमने देखा था। ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिसमें हमने कहा कि चाइना रोज यानी गुड़हल भी जिसे आप कहते हैं, उसकी पंखुड़ियों को गर्म पानी में सोख कर लिया जाएगा और क्या होता है, गुड़हल की पंखुड़ियों का जो कलर है यानी कि वो पिंकिश या फिर रेडिश कलर जो होता है वो उस गर्म पानी में आ जाएगा। उस एक्सट्रैक्ट को आप ले लेंगे और क्या करेंगे, फिर उस एक्सट्रैक्ट में आप एसिडिक कोई सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होता है, वो जो सोल्यूशन है जो उसका रेडिश या लाइट पिंकिश कलर था वो डार्क पिंक हो जाता है अगर अम्लीय सोल्यूशन के कांटेक्ट में वो आ रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर आप उस एक्सट्रैक्ट में यानी कि जो गुड़हल की पंखुड़ियों को आपने सोख करके पानी बनाया था, सोल्यूशन बनाया था, उसमें कोई क्षारीय विलयन आप डालते हैं तो इस प्रकार से वो क्षारीय विलयन का कलर ग्रीन हो जाएगा और आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज आपको दिख रहा है तो आप अम्ल और क्षार की पहचान कर लेंगे। ओके, इसके अलावा हमने न्यूट्रलाइजेशन की बात की थी, यानी आपने अम्ल के बारे में पढ़ा, आपने क्षार के बारे में पढ़ा और अम्ल और क्षार को एक साथ मिला करके आपने अभिक्रिया देखी तो वहां पर क्या हो रहा था, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं और वहां पर लवण कोई बन रहा है, साथ ही साथ जल बन रहा है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा गया। ठीक है, अब हमने बात की सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या है, जिस भी कंपाउंड का या प्रोडक्ट का वहां पर उत्पादन हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में, यानी जल के अलावा एक और चीज बन रही है, उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने सॉल्ट कहा। और ये सॉल्ट आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अम्लीय यानी कि एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, दूसरा बेसिक सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, अम्लीय लवण जिसे आप कह रहे हैं। अम्लीय लवण ऐसा लवण है जहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल कोई अम्ल है जो दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जब प्रबल अम्ल होगा वो दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बनने वाला जो आपका लवण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा और उसका पीएच कैसा होगा, लेस देन 7 यानी 7 से कम होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बेसिक सॉल्ट की बात की, यानी क्षारीय लवण क्या होंगे, तो जहां पर एक प्रबल क्षार एक दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड से अभिक्रिया करेगा, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, सॉल्ट होगा आपका, वो बेसिक नेचर का होगा यानी क्षारीय प्रकृति का लवण बनेगा और उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 यानी 7 से अधिक होगा। ओके, तो इतना हमने इसमें पढ़ा था। इसके अलावा सॉल्ट की आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें आपने कहा व्हाइट कलर का होगा, ऑर्डरलेस होगा यानी किसी प्रकार की स्मेल नहीं होगी, सॉल्टी टेस्ट होगा यानी कि नमकीन उसका स्वाद होगा। इसके अलावा ज्यादातर जो सॉल्ट होंगे वो सॉल्युबल होंगे पानी के साथ। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने देखे, जैसे कि आपका जो साधारण लवण आप कहते हैं जिसको कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी जिसको कहा जाता है वो NaCl है। Na2CO3 आपका सॉल्ट हो सकता है। और न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी प्रत्येक दिन की दिनचर्या जो लाइफ होती है उसमें कहाँ कहाँ आपको न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, तो इनडाइजेशन की जो आपकी शरीर में एक घटना होती है यानी कि जिसमें कि पाचन नहीं हो पाता है खाने का, और ये
किस वजह से होता है? क्योंकि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्टमक में, और चूंकि एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो उससे क्या होगा, उससे डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इनडाइजेशन की वो होती है। इसके बाद आप क्या कहते हैं कि क्योंकि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब क्या करेंगे, अब हम कोई बेस लेंगे जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और उसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो लिया जाता है और न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव जो एसिड हो गया है बॉडी में उसके स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, एंट बाइट, जब चींटी काट लेती है तो चींटी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, और वो हमारे स्किन में अगर कहीं पर उसने काटा है तो वहां पर एसिड को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण एसिड का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, रेडनेस वहां पर हो जाती है, इचिंग होगी, आपको एलर्जी हो सकती है उससे, और फिर क्या होगा, आपको क्या करना है, उस एसिड के प्रभाव को वहां पर कम करना है, तो आप कोई बेस वहां पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की गई है कि उसको अप्लाई किया जा सकता है, कैलेमाइन लोशन को अप्लाई किया जा सकता है, जो कि क्या होते हैं, बेसिक प्रकृति के होते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति उनकी होती है। तो क्योंकि वहां पर आपके एंट ने क्या किया था, चींटी ने क्या किया था, एसिड को, अम्ल को इंजेक्ट कर दिया था, तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमने ऊपर से एक बेस को अप्लाई किया है, तो वो न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड के इफेक्ट को। ओके, एंड सॉइल ट्रीटमेंट, जब मृदा में अम्ल की मात्रा को बढ़ जाएगी तो क्षार कोई वहां पर मिलाया जाएगा ताकि अम्लीयता कम हो सके मिट्टी की। ठीक है, बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है मिट्टी तो उससे क्या होगी, उर्वरता उसकी खत्म हो जाएगी। ऐसा ही से अगर सॉइल बेसिक नेचर का हो गया है ज्यादा, यानी क्षार की मात्रा मृदा में ज्यादा हो गई है, तो फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर कंपोस्ट वगैरह वहां पर ऐड किया जाएगा, जो न्यूट्रलाइज करेगा बेस के इफेक्ट को। ओके, इसके अलावा फैक्ट्री वेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कारखानों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। उसको अगर वाटर बॉडीज में ऐसे ही डाल देंगे, वाटर बॉडीज यानी आपके तालाब, नदी में कारखानों का जो वेस्ट होता है उसको डंप किया जाता है, लेकिन अगर उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो जो वाटर बॉडीज के अंदर यानी नदी तालाब में जो क्या है, वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जलीय जीव हैं, जो फिशेज हो सकती हैं और भी कई प्रकार के वाटर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उनको क्या होगा, अम्लीयता क्योंकि पानी की बढ़ गई है तो वो मर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, उस पूरे जो वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी बेसिक सब्सटेंसेस से ट्रीट किया जाएगा ताकि उनका अम्लीय प्रभाव कम हो सके और वो वाटर ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने एसिड और बेस में डिफरेंसेस देखे थे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, और हमने एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में जो जो एसिड प्रेजेंट होता है उसके बारे में पढ़ा था। इफेक्ट हमने यहाँ पर देखा था टर्मरिक पे अलग अलग सॉल्यूशंस का, और हमने बताया है कि जैसे एसिड और न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर सॉल्यूशंस होते हैं वो टर्मरिक का कलर वैसे ही रखते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बेसिक प्रकृति का यानी क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर का कोई सब्सटेंस है या सोल्यूशन है, वो कलर चेंज शो करता है और हल्दी का जो पीला रंग है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन देखे थे, राइट टू बेसिक सब्सटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। बेसिक सब्सटेंस यानी कि क्षारीय प्रकृति जिनकी होगी, जो हम यूज करते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, सोप डिटर्जेंट हो गए। नेम टू गैसियस पॉल्यूटेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के लिए जो गैसीय आपके प्रदूषक हैं उनके नाम, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स। अम्लों की कुछ विशेषताएं बतानी है जिनसे कि अम्लों को आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उनके स्वाद से आप पहचान सकते हैं, लिटमस में उनका प्रभाव दे सकते हैं, पीएच वैल्यू से आप उनको पहचान सकते हैं, उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप पहचान सकते हैं, उनके डाइल्यूशन से यानी वाटर के साथ उनकी रिएक्शन आप देखते हैं, अभिक्रिया देखते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसको भी, उसके कारण से भी आप क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस आपके कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। ओके, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। कुछ थोड़ी मात्रा में HCl हमेशा बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस, क्या यह हमारे लिए उपयोगी है या फिर ये कैसा है, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो यस, ये हमारे लिए कैसा होता है, यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड का जब पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है शरीर में, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्पफुल होता है। कैसे होता है? क्योंकि खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में
चला गया है तो फिर वो उसको मारने का काम करेगा वहां पर। इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो गया है स्टमक में, व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए। चूंकि हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस वहां पर क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, और इस प्रकार से क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, राइट द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल्स एंड ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। क्षारीय और अम्लीय विलयनों में गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों की बात आप जो कर रहे हैं, उनका प्रभाव लिखिए। तो प्रभाव किस प्रकार होता है, आपने गर्म पानी में गुड़हल की पत्तियां डाल ली, उसका जो गर्म पानी में गुड़हल की पत्तियां उसने पिंक या फिर रेडिश कलर अपना छोड़ दिया है, जिसको आप एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट आपको मिल गया है, उसमें उसको उस एक्सट्रैक्ट को अगर आप किसी अम्लीय सोल्यूशन में डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो अम्लीय विलयन गाढ़ा गुलाबी रंग का हो जाएगा। वहीं पर अगर किसी क्षारीय विलयन में आप वो एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो वो क्षारीय विलयन हरे रंग का हो जाएगा। तो ये प्रभाव आपको वहां पर देखने को मिलेगा और इससे आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि कौन सा आपका दिया गया विलयन अम्लीय था और कौन सा क्षारीय प्रकृति का था। ठीक है, नेम 3 एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाले 3 अम्लों के नाम बताने हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, और आप किसकी बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं। तो बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको आप प्रयोगशालाओं में उपयोग में लाते हैं। तो 3 के नाम पूछे तो आप HCl लिख सकते हो, H2SO4 एंड HNO3। ओके, इसके अलावा नेम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्ट। ओके, नेम 3 टाइप ऑफ सॉल्ट, 3 प्रकार के लवणों के आपने नाम बताने हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्ट, प्रत्येक प्रकार के लवण के एक एक उदाहरण भी दीजिए। ओके, प्रश्न नोट करेंगे बच्चे। प्रश्न है आपका, तीन प्रकार के लवणों के नाम बताइए या नाम लिखिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी लिखिए। ओके, चलिए प्रश्न नोट करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर में हमने अलग अलग सॉल्ट्स के टाइप पढ़े थे। एक आपके होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट यानी उदासीन लवण, दूसरे आपके होते हैं एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण, और तीसरे होते हैं आपके क्षारीय लवण। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट होंगे उदासीन लवण जिन्हें कहा जा रहा है जहां पर बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति आपको देखने को नहीं मिलेगी या फिर क्षारीय प्रकृति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी अभिक्रिया किस किस के बीच हुई थी, मैंने आपको बताया था, एक अम्ल है आपका जो किससे अभिक्रिया करेगा, ध्यान से सुनेंगे, एक अम्ल है जो क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं बच्चे, कोई तो लवण बन रहा है और साथ में बन रहा है जल। ठीक है, इसी लवण का हमने टाइप बताना था कि इसका क्या प्रकार हो सकता है। अगर इसकी और इसकी स्ट्रेंथ एक जैसी है, समझ रहे हैं, अम्ल का प्रभाव और क्षार का प्रभाव अगर तो समान है तो आपका बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं होगा, बहुत कम अम्लीय नहीं होगा, या बहुत ज्यादा क्षारीय बहुत कम क्षारीय नहीं होगा, बल्कि न्यूट्रल टाइप का होगा। जैसे कि हम किसकी बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को आप लोग कैसे बना रहे थे, NaOH की अभिक्रिया करा रहे थे बच्चे, किससे, HCl से करा रहे थे। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रही है, और तब आपका क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था, और साथ में क्या बनेगा, जल यानी कि H2O। ओके,
इस प्रकार से बन रहा था। तो हमने क्या बोला, NaOH और HCl आपके दोनों कैसे होंगे, लगभग सेम स्ट्रेंथ के होंगे। इनमें कोई प्रबल एसिड नहीं है और कोई दुर्बल क्षार नहीं है, या फिर कोई प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रकार हो गया न्यूट्रल सॉल्ट जिसे आप कहते हैं। दूसरा हमने किसकी बात की बच्चे, दूसरे हमने बात की कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं वो कैसा होगा, ये अम्ल अगर ज्यादा प्रबल हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और क्षार कैसा हुआ, वीक हुआ, यानी कि दुर्बल हुआ। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, अम्ल अगर प्रबल हुआ यानी कि स्ट्रॉन्ग, और क्षार कैसा हुआ, दुर्बल हुआ, ठीक है। तो प्रबल कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, अम्ल है। तो इसका प्रभाव आपको प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा, यानी बनने वाला जो उत्पाद है ना उसमें भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बनने वाला लवण कैसा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर चूंकि अम्ल प्रबल है तो प्रबल अम्ल के कारण से लवण जो बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का बनेगा, और जिसका पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। पीएच समझते हैं, 0 to 14 आपका स्केल चलता है, बीच में 7 आता है। बिलो 7 अगर आपका पीएच का मान है, 7 से कम है, तो वो सारे क्या होंगे, अम्ल होंगे, ठीक है। 7 जिसका पीएच होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है। ये उदासीन हो जाता है। एग्जैक्ट 7 जैसे वाटर का हम बोलते हैं लगभग 7 होता है। और ब्लड का पीएच हम देखते हैं हमारे रक्त का, तो वो 7 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि स्लाइटली एल्कलाइन होता है आपका ब्लड। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब थोड़ा क्षारीय होता है ब्लड, ठीक है ना। यहीं पर 7 से ऊपर अगर पीएच जा रहा है अप टू 14, 7 से लेकर के 14 तक के बीच में अगर पीएच का मान आ रहा है तो फिर वो सोल्यूशन आपका कैसे हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे, यानी कि क्षारीय प्रकृति के हो जाएंगे। समझ रहे हैं। तो ये किस लिए बता रही हूँ, एसिडिक सॉल्ट की बात की आपने कहा कि मैम हमने क्या किया, प्रबल अम्ल लिया कोई जिसको हमने दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराई, तो बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय लवण होगा, ठीक है। और इसका पीएच क्या हो जाएगा, इसका पीएच का मान आपका 7 से कम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। किसका, लवण का, ठीक है ना, लवण की बात कर रहे हैं हम। ये जो लवण बनेगा इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का है। दूसरा हमने क्या बोला है, दूसरा हमने बोला कि हो सकता है कि अम्ल हमारा दुर्बल हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अम्ल हमारा कैसा हो बच्चे, दुर्बल हो, यानी वीक हो, वीक एसिड ले रहे हैं। और क्षार हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी प्रबल। ओके तो अभी जो आपका बनने वाला लवण है वो कैसी प्रकृति दिखाएगा, क्योंकि आपका क्षार स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी बेसिक सॉल्ट आपका बनेगा। और इसका पीएच क्या हो जाएगा बच्चे, हमने क्या कहा, जो क्षार होंगे उनका पीएच 7 से अधिक होगा, 14 तक, ठीक है। तो यहाँ पीएच क्या हो जाएगा आपका, पीएच का मान 7 से अधिक हो जाएगा। ओके तो बताओ इतना समझ में आ गया है आप सभी को, हैंड रेज करिए, समझ आ गया तो हाथ उठाइए, आपको समझ आ गया तो वेरी गुड। तो हमने 3 प्रकार के लवण देखे यहाँ पर। एक है आपका उदासीन लवण, ठीक है, जिसमें हमने किसकी बात की एग्जाम्पल में, क्योंकि आपको प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो उदासीन लवण में हमारा क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड, चलिए। और दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा कि अम्ल हमारा प्रबल होगा, क्षार हमारा दुर्बल होगा, तो बनने वाला लवण हमारा कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे, ठीक है। और अम्लीय लवण में हमने एग्जाम्पल दिया अमोनियम क्लोराइड का। ओके साथ में आप इनके फॉर्मूले भी लिख लेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट में है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने क्या कहा कि अम्ल हमारा दुर्बल हो गया, यानी कि वीक हो गया है, कमजोर, और क्षार हमारा क्या हो गया है, प्रबल हो गया है। तो इस प्रबल क्षार का प्रभाव आपको प्रोडक्ट में, यानी कि जो उत्पाद बन रहा है उसमें दिख रहा है, तो लवण आपका कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो तीसरा हमारा होगा क्षारीय लवण, और इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और साथ में आप लिख लेंगे अम्लीय लवण के लिए 7 से कम pH और क्षारीय लवण के लिए pH हो जाएगा 7 से अधिक। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये एक ही नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ सॉल्ट, नेम एनी सॉल्ट एंड गिव देयर फॉर्मूला। ओके, क्या बताना है बच्चे? अभी बार बार लवण 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 की बात हो रही है तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। एक्चुअली लवण है क्या, और नेम एनी सॉल्ट। अब मैंने आपको बहुत सारे सॉल्ट के नाम बता दिए हैं, तो किसी एक सॉल्ट का आपको नाम बताना है और साथ ही साथ क्या देना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, यानी कि सूत्र भी लिखना है। ओके, चलिए प्रश्न लिखिए। लवण क्या है? किसी एक लवण का नाम तथा सूत्र लिखिए। सूत्र यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला आप लिखते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र, सिंबल, प्रतीक के रूप में जब आप लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हम मैम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O लिख देते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रतीक है। इन प्रतीकों के रूप में जब आप किसी भी केमिकल नेम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है, यानी रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है व्हाट इज द सॉल्ट, एक लवण की जिसकी बार बार बात हो रही है, एक्चुअली वो लवण है क्या। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने लिया एक अम्ल और आपने लिया एक क्षार। ठीक है, बार बार इन्हीं की बात हो रही है, अम्ल और क्षार, क्योंकि चैप्टर ही वही है। तो अम्ल और क्षार की आपने क्या कर दी, अभिक्रिया करा दी। अभिक्रिया क्या है, दोस्ती है, आपस में दोस्त बन रहे हैं लोग। ठीक है, दोस्त बनेंगे तो एक नई चीज का यहाँ पर क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ठीक है, यानी कि दो चीजों को जब आप मिक्स करते हो, जैसे आपके पास चीनी थी और आपके पास पानी था। ठीक है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, अब एक नई चीज आपके पास आ गई है। ठीक है, पानी में कोई टेस्ट नहीं था, वो टेस्टलेस था, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था, लेकिन जब आपने उसमें चीनी मिला दी तो चीनी का जो गुण था वो पानी के अंदर आ गया। समझ रहे हैं, पानी कैसा हो गया, मीठा हो गया। तो यानी पानी ने चीनी के साथ क्या किया, रिएक्शन किया कुछ, यानी अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। उसी प्रकार से आपने लिया एक अम्ल और आपने लिया एक क्षार और आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स। ये प्लस का साइन हमें क्या बताता है कि दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो हमने अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिला दिया। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उस पर ध्यान देना है। हमने कहा एक तो आपका जल बनता है, यानी H2O। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, कि ये जो क्षार है, यहाँ पे होता क्या है, ये जो क्षार है ये इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल। वहीं पर ये अम्ल इस क्षार के प्रभाव को भी क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और इस अभिक्रिया में जो आपका उत्पन्न होता है, फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट जिसको आप उत्पाद कहते हो, वो क्या बनता है, जल के अलावा लवण बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, सिंपली जब एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार से कराई जाएगी तो दोनों की अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। हमें पूछा क्या गया है कि ये लवण क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है, जल के अलावा बनने वाला दूसरा उत्पाद, ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका लवण होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद में जल के अलावा, यानी जल तो बन ही रहा है, जल के अलावा जो दूसरा उत्पाद बनेगा, दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा, वो क्या होगा, लवण होगा। या आप क्या कहते हैं, जब किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, यानी जिसे मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रही थी। ठीक है,
तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो जल के अलावा बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता है। ठीक है ना। तो यही आपको बता, नेम एनी सॉल्ट, तो NaCl लिख सकते हैं, Na2CO3 लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की, अमोनियम क्लोराइड की बात की, तो ये सारे क्या है आपके सॉल्ट्स हैं। ओके, चलिए आंसर है आपका, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड विद अ बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे आंसर उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता है। यह उदासीन अम्लीय, पहले आपने सॉल्ट के टाइप पढ़े थे, अम्लीय, क्षारीय, किसी भी प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, और आपको क्या बताना था, आपको एक उदाहरण देना है, तो उदाहरण में आप लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट या साधारण लवण जिसे आप कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और दूसरा बच्ची क्या कहा है, इसमें फॉर्मूले की बात की है, तो सोडियम के लिए हम लिखते हैं Na, और क्लोराइड जिसको आप क्लोरीन भी कहते हैं वो क्या आता है, कैपिटल C स्मॉल l। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया NaCl। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है अच्छे से, और उसके बाद जब नोट करने को कहा जाता है तभी नोट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास नया, आफ्टर कैरिंग आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली फाउंड टू बी समवट हॉट, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही, टेस्ट ट्यूब क्या होती है बच्चे, आप लेबोरेटरी में कभी गए होंगे, स्कूल में प्रयोगशालाएं होती हैं, बायोलॉजी की होती है, केमिस्ट्री की होती है, फिजिक्स की होती है। हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री देखी होगी, केमिस्ट्री में आपने टेस्ट ट्यूब्स देखी होंगी। टेस्ट ट्यूब्स क्या होती है, परख नली जिसे बोलते हैं, यानी पतली पतली ग्लास की ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं उनमें। तो कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट क्या कर रहे हो, जैसे आपने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई आपस में, ठीक है ना, तो वो आप किस में करोगे, हाथ में तो करेंगे नहीं, एसिड से वो जला देगा आपके हाथ को। तो हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको पकड़ेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, एसिड रखेंगे, फिर उसमें कोई बेस मिलाएंगे। तो जब हम एसिड के साथ बेस को मिला रहे हैं, यानी अम्ल के साथ क्षार को मिला रहे हैं, तो वहां पर हो क्या रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के होते हुए हमें वो परख नली गर्म होते हुए दिखती है, यानी अगर आप बाहर से उसको टच करेंगे हल्का सा तो आपको वो टेस्ट ट्यूब कैसी लगेगी, गर्म लगेगी। ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई, ये क्यों हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमने गर्म नहीं किया है, ना ही हमने उसको गैस पे रखा, बर्नर पे रखा, स्पिरिट लैंप पे रखा, उस टेस्ट ट्यूब को हमने सिंपली दो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे एसिड और बेस थे, यानी अम्ल और क्षार थे, उनको मिलाया, और जैसे ही मिलाया टेस्ट ट्यूब अपने आप ही गर्म हो गई। तो यानी कि वो किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी हीट एनर्जी जिसे आप कहते हैं, वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। क्या होता है, ऊष्मा हमेशा उत्पन्न होती है या फिर इवॉल्व होती है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। क्या होगा, हीट वहां पर उत्पन्न हो रही है। जो हमने क्या कहा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें हमने कोई एसिड डाला और साथ में हमने क्या डाल दिया,
कोई बेस डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया हमने टेस्ट ट्यूब में। क्या हुआ जब ये दोनों आपस में मिले, जो मैंने ब्लू और ब्लैक में दिखाया है एसिड और बेस, ये दोनों आपस में मिले तो इनका क्या हो गया, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ जाता है ना, जब तापमान बढ़ता है तो हमें गर्मी फील होती है, तो इनका तापमान बढ़ा। अब इसके बाहर जो टेस्ट ट्यूब है, समझ रहे हैं, मिक्सचर का तापमान बढ़ेगा। जब आप गर्म पानी को किसी बर्तन में रखते हो तो आप क्या देखते हैं, बर्तन भी गर्म हो जाता है ना, जब मेटल का है तो क्या करेगा, बर्तन भी आपका गर्म हो जाएगा। जैसे आप कप में सपोज चाय रख रहे हैं तो कप में अगर गर्म चाय डाली है तो कप भी हल्की गर्म हो जाती है। उसी प्रकार से मिक्सचर ने रिएक्शन किया आपस में, अम्ल और क्षार ने, तो वो रिएक्शन मिक्सचर जो था वो गर्म हो गया। उसके गर्म होने से ये टेस्ट ट्यूब भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या वहां पर, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई तो वहां पर हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई, यानी कि ऊष्मा वहां पर क्या हुई, उत्पन्न हुई। और ऊष्मा के उत्पन्न होने से आपका जो ये रिएक्शन मिक्सचर है ये गर्म हुआ। और इसके अलावा क्या हुआ, रिएक्शन मिक्सचर के साथ साथ ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स भी क्या हो गई, गर्म हो गई। और जब आपने उनको टच किया तो फिर क्या आपको लगा, ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स भी आपको गर्म लगी, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं कहना है, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स जो थी वो गर्म इसलिए हुई क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। बस इतना लिखना है आपको, ओके। चलिए प्रश्न लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान परख नली गर्म हो जाती है, क्यों। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करना है तो आप कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे गर्म हो जाता है, अंततः परख नली भी गर्म हो जाती है, ठीक है। और यहां पर आप लिख देंगे एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट यानी लवण, और साथ में जल बनाएगा। और क्या होता है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऊष्मा भी उत्पन्न होगी यानी हीट इवॉल्व होगी, ओके। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने भी प्रश्न कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।